खास करके लड़कियों को जो है प्रॉब्लम होती है कि अगर वो टाइट कपड़े पहन रही हैं तो उससे कैंसर सो हो ये सकता बज है। आया है पेटीकोट कैंसर से। अंडरवायर ब्रा पहनने से भी कैंसर होता है। स्कार अगर हो रहा है तो मत पहनो। टीवी वैक्सीन को लेकर लोग कंफ्यूज हैं। अब ये गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो 14 साल की लड़कियों के लिए लिया है। कि छोटे बच्चों को भी लगा दे रहे हैं वैक्सीन आकर HPV की। बिफोर 9 years वी डू नॉट रिकमेंड। कि आजकल ज़माना हो गया है एयरपॉड्स का। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो एयरपोर्ट से निकलती हैं, मोबाइल फ़ोन से निकलती हैं, वो सारी नॉन आयोनाइजिंग होती हैं। एक्सरे नहीं कराएंगे, सिटी स्कैन नहीं कराएंगे। एक्सरेज एंड सीटी स्कैन्स की रेडिएशंस आयोनाइजिंग होती हैं। कि जली हुई रोटी कभी गलती से भी मत खा लेना, इससे कैंसर हो सकता है। इट इज़ ट्रू। और ये ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी हो सकता है। बिल्कुल। ओके डॉक्टर वर्तिका, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पर न्यूज़ चल रही है, वो है HPV वैक्सीन को लेकर। लोग कंफ्यूज हैं कि करना क्या है। ये एकदम से कहाँ से आ गया है HPV वैक्सीन, जो कि 14 साल की लड़कियाँ हैं उनको लगाना है। अब ये गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है और फ्री में कुछ जहाँ चीज़ें मिलती है तो लगता है कि ये सही है या नहीं है, या फिर सिर्फ आपको पानी ही लगा दे रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये HPV क्या है और ये 14 साल के बच्चों को क्यों लगाई जा रही है। सो HPV एक वायरस है विच हैज़ बीन लिंक टू कैंसर। उसके साथ एसोसिएशन देखा गया है कैंसर्स के साथ। सो फीमेल्स में इट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर, पेरिएनल कैंसर्स, ओरल कैंसर्स ऑल्सो, एंड सिमिलरली इन मेल्स में इट कैन लीड टू एनल कैंसर, पेनाइल कैंसर्स, या फिर मुंह का या ओरल कैंसर्स। सो बेसिकली बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स HPV इज रिलेटेड टू कैंसर्स। ओके। अब ये वैक्सीन ऐसी आई है, दिस इज वन सच वैक्सीन। अनदर इज हेपेटाइटिस की, जो हेपेटाइटिस B की जो वैक्सीन है, दैट इज ऑल्सो देयर इन द मार्केट एंड मेनी ऑफ अस डोंट नो अबाउट इट। वील टॉक अबाउट इट लेटर। सो HPV वैक्सीन इज वन सच वैक्सीन विच कैन प्रिवेंट HPV वायरस। HPV वायरस को ख़त्म करेगी, तो फिर आपको ख़त्म करेगी इन द सेंस HPV वायरस का प्रोटेक्ट करेगी उससे। तो उससे आपको फ्यूचर में HPV इन्फेक्ट नहीं करेगा आपको, और HPV का इन्फेक्शन नहीं होगा तो उससे होने वाले कैंसर्स नहीं होंगे। तो बेसिकली बचाव उससे किया जा रहा है। तो इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज़ लाइक द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर। उससे कम से कम वी सी अबाउट 75,000 डेथ्स पर ईयर सर्वाइकल कैंसर से। तो अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है देन इट इज़ इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और सडनली नहीं आई है ये वैक्सीन। वैक्सीन तो बहुत टाइम से है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एग्जिस्ट अभी करती initiative है। अभी निकाला है। हम हमेशा से लोगों को कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ले लीजिए। 9 से 14 साल के बच्चों में इट इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव दिस वैक्सीन। और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है वो 14 साल की लड़कियों के लिए लिया है, विच इज़ द हायर लिमिट ऑफ इट, एंड इट इज़ सेफ टू गिव इट टू देम। ओके, तो अभी एक कन्फ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे मिथ भी चल रहे हैं, तो हम इस पूरे पॉडकास्ट में मिथ्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो भी कैंसर से रिलेटेड मिथ होते हैं कि भाई पानी मत पियो बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में, माइक्रोवेव करा हुआ खाना मत खाओ, तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, साइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस क्या कुछ कहता है। तो अभी HPV पे और बात कर लेते हैं। तो अब एक सवाल किसी ने पूछा कि ये सिर्फ लड़कियों को क्यों लगाई जा रही है, लड़कों को क्यों नहीं लगाई जा रही है, ऐसा क्या है? देखो, वैक्सीन इज़ अ कॉस्टली वैक्सीन। आप प्राइवेट सेक्टर में लगाओगे 4-5 हज़ार की, तो वैक्सीन का सिंगल डोज होता है लगभग। ओके। तो ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो लिया है वो भी सिर्फ 14 साल की लड़कियों के लिए लिया है। अभी तो एक बहुत बड़ा ये वैक्सीन 9 to 14 ईयर्स में तो लेनी होती है। 14 ईयर्स के बाद भी बच्चे ले सकते हैं। डिफरेंस ये है कि 9 to 14 ईयर्स में लेते हैं तो 2 डोजेज आर ओके। 14 ईयर्स के बाद 3 डोजेज लेने पड़ते हैं। और वंस यू बिकम सेक्शुअली एक्टिव, या 26 साल के बाद, 26 ईयर्स की एज के बाद, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके भी आप ये वैक्सीन ले सकते हो। Okay, so till the age of 45 years, you can discuss and you can take this vaccine if you still haven't taken, whether it is male or it is female. Okay, so government एक स्ट्राटा से स्टार्ट कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके सिर्फ 14 साल के बच्चों को, लड़कियों को अभी देना शुरू कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेल्स नहीं ले सकते, और मेल्स हु आर अबव 26 ईयर्स ओल्ड वो नहीं ले सकते। सब लोग ले सकते हैं, बट डिस्कस विद योर डॉक्टर, क्या आपको सही में फ़ायदा होगा ये वैक्सीन लेने से, नहीं होगा, वो सारे डिस्कशंस आपको करने अपने डॉक्टर से। ओके, ठीक है। अब ये भी एक कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था, अब पता नहीं है, आजकल फेक न्यूज़ का ज़माना इतना चल रहा है कि छोटे बच्चों को भी लगा दे रहे हैं वैक्सीन आकर HPV की, ऐसा
हो सकता है कि छोटे बच्चों को लगा दी जाए? नहीं, नॉट बिफोर 9 इयर्स वी डू नॉट रिकमेंड, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करता होगा। कोई क्यों किसी को ऐसे ज़बरदस्ती वैक्सीन लगा देगा? हुँ, हुँ। आई डोंट थिंक सो ऐसा अच्छा, कुछ है। कोरोना में ये हुँ, बात बहुत चल रही थी कि हाँ, कोरोना वैक्सीन कुछ लोग डर रहे थे कि इसको लगवाने से और हाँ, ज़्यादा मौतें हो रही हैं हाँ, या फिर इससे और भी कोई प्रॉब्लम्स साइड हो रही इफ़ेक्ट्स हैं, इसके होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। हाँ, तो एचपीवी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताइए मुझे, क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स तो बेसिकली माइल्ड पेन, माइल्ड फीवर ही होते हैं। हुँ, दीज आर द कॉमन वंस, और कई लोगों को तो ये भी नहीं होता। जब रेयर चीज़ों की बात करते हैं, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो रेयर कॉम्प्लिकेशंस तो किसी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के साथ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड एंड यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन मीट विद एन एक्सीडेंट। सिमिलरली एयरप्लेन क्रैश के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ रेयर होती है उसका हवा ज़्यादा होता है, और फिर गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है, तो उसके बारे में लोग उसको अप्रिशिएट करने की जगह क्रिटिसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, रेयर हुँ, एग्जाम्पल्स देकर कि हाँ इससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो अगर एक कॉम्प्लिकेशन के साथ मल्टीपल फ़ायदे हो रहे हैं, मल्टीपल लोगों को बेनिफिट हो रहा है, देन मेडिसिन में हम हर चीज़ रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके चलते हैं, कि अच्छा। अगर किसी चीज़ से बेनिफिट ज़्यादा है तो हम उस चीज़ को उसके बारे में बात करेंगे रैदर देन द रिस्क हम आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देकर हम आपको रिस्क बता देते हैं, इससे ये इश्यूज हो सकते हैं, देन इट इज़ योर डिसीजन। आपको नहीं हुँ, लेना, आप मत लीजिए, बट हुँ। ऑब्वियसली इफ बेनिफिट्स आर आउटवेइंग द रिस्क, देन we advise the patients to go for them. तो एचपीवी पे हमने बात कर ली डॉक्टर वर्तिका, अब हाँ, हम लोग थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि आजकल ज़माना हो गया है एयरपॉड्स का। किसी कंपनी स्पेसिफ़िक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, आप हेडफ़ोन्स यूज़ करते हैं या एयरपॉड्स यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ वायरलेस डिवाइसेज़ यूज़ करते ईयरफ़ोन्स की आप हैं, बात कर रहे तो हैं। इससे बोलते हैं कि भाई इससे बहुत कैंसर हो जाता है। नहीं, साइंस क्या है? सो रेडिएशंस 2 तरह के होते हैं, ओके। आयोनाइज़िंग, नॉन आयोनाइज़िंग। आयोनाइज़िंग वाली ऐसी होती हैं जो डीएनए को म्यूटेट कर सकती हैं, और जो डीएनए को म्यूटेट करेगा वो कैंसर कराएगा। जो नॉन आयोनाइज़िंग होता है वो डीएनए को म्यूटेट नहीं कर सकता, वो एटम को जाके डैमेज नहीं करेगा ना, तो वो कैंसर नहीं कराएगा। ऑब्वियसली आपके डीएनए को म्यूटेट नहीं कर रहा है तो नॉन आयोनाइजिंग है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो एयरपॉड से निकलती हैं, मोबाइल फ़ोन से निकलती हैं, वो सारी नॉन आयोनाइजिंग होती हैं, उनसे कैंसर नहीं देखा गया है। जो बीच में इश्यूज़ आए थे, जो लोग जो न्यूज़ फैल रही थी कि मोबाइल फ़ोन्स के रेडिएशन से कैंसर देखा गया है, वो एक स्टडी हुई थी। दैट स्टडी वाज़ ऑल्सो डन ऑन रैट्स। ओके। ह्यूमन्स में तो ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं, रियल वर्ल्ड डेटा है हमारे पास तो ह्यूमन्स में। 2020 से फ़ोन चल रहे हैं, हुँ। 2000 से फ़ोन चल रहे हैं, और 2000 पहले से हाँ, हाँ, राइट, 2000 से मोबाइल फ़ोन्स चल रहे हैं। राइट। 2000 से लेकर 2026 तक का रियल वर्ल्ड डेटा है हमारे पास, 26 साल का। हुँ, ब्रेन कैंसर्स के इंसिडेंट्स तो स्टेबल ही रहे हैं। ऐसा तो ओके। नहीं है कि ब्रेन कैंसर बढ़ गया हो, जिसको लिंक किया गया था उस स्टडी में। हुँ, जो स्टडी के बारे में बात करें तो रैट्स पे स्टडी की गई थी, जिसमें देखा था कि जब रैट्स को इन वेव्स से एक्सपोज किया गया तो उनमें कैंसर आए। तो ये हुँ, कैंसर मतलब जो कैंसर का इंसिड जो इनको रेडियो वेव्स मिली थी इन रैट्स को, वो बहुत ही प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मिली थी। जब से वो रैट्स पैदा हुए थे तब तब से लेकर जब तक उन रैट्स की डेथ हो गई, 2 साल 2.5 साल की लाइफ होती है रैट्स की, तब तक उनको पूरे दिन रेडिएशंस दिए जाते थे, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, और तब जाके उनमें ये कैंसर मिला। वो भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं देखा गया था। ओके। यस, सो तो दैट ये इज़ व्हाई दिस बज़ केम अबाउट कि रेडियो वेव्स से कैंसर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोन्स एंड एयरपॉड से कोई कैंसर नहीं होता है। बोथ ऑफ देम एमिट रेडिएशंस व्हिच आर नॉन आयोनाइजिंग। तो जो लोग रात में फ़ोन लेकर सो रहे हैं, अपने तकिए के नीचे रख हाँ, के सो रहे हैं, हाँ। उनको प्रॉब्लम नहीं है? तो देखो, पहली बात तो फ़ोन लेके रात में सोना ही गलत हैबिट है। ओके। फ़ोन आप क्यों रात में लेके सो रहे हो? वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रहा है। हुँ, तो उन लोगों के साथ कंफाउंडिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है? रात में आप लेट तक फ़ोन यूज़ कर रहे हो। अब आप रात में लेट तक फ़ोन भी यूज़ करोगे तो आप रात में लेट नाइट मंचिंग भी करोगे। फिर आप सुबह भी लेट उठोगे। फिर आप एक्सरसाइज़ भी नहीं करोगे। इन सब के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। हुँ। अब आप क्रिमिनल बना दे रहे हो फ़ोन को और उसके रेडिएशन को। ठीक है? तो इट इज़ बेसिकली योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड योर लाइफ़स्टाइल व्हिच अफ़ेक्ट्स एंड बेसिकली देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ कैंसर्स व्हिच आर नोन एज़ लाइफ़स्टाइल कैंसर्स, हुँ, जो आपकी लाइफ़स्टाइल की वजह से हो सकते हैं। सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट ऑफ एवरीथिंग,
not just one phone radiation which can lead to cancer. राइट दैट्स वाई कि आज हमने जो पूरा आज पॉडकास्ट डिज़ाइन किया है वो इसीलिए डिज़ाइन किया है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे सुधारी जाए, हाँ, और साथ में जो हम लोग सुनते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं, हाँ, ये कैंसर वो कैंसर, इस चीज़ हाँ, से उस चीज़ से, हाँ, उसको ही आपसे समझने की कोशिश कर राइट। रहे हैं। तो अभी आप बोल रहे थे कि रेडिएशन के बारे में आपने बताया कि किस तरीके से होता है, और अगर आप एक्सेसिव, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ को यूज़ करने लगोगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा ही, लेकिन हम्म, सीधा रिलेशन इसका कैंसर से नहीं है हाँ, फिलहाल, सो वन मोबाइल का मोर या थिंग फिर आई ऐसा। वांट टू पॉइंट आउट, हाँ। मेरे को भी लोग कमेंट करते हैं कि मेरे को तो एयरपॉड से पेन होता है कानों में। तो अगर आप प्रोलॉन्ग किसी भी चीज़ का एक्सेसिव, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एयरपॉड्स, किसी भी चीज़ का आप एक्सेसिव यूज़ करोगे, इट इज़ हार्मफुल। आप पूरा दिन कानों में एयरपॉड्स लगा के बैठे हो, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इट दैट इट इज़ अफेक्टिंग यू। आई डोंट मतलब देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस कि एयरपॉड से कोई कैंसर या हार्मफुल रेडिएशंस आती है जिससे हेडेक होगा और फिर ब्रेन कैंसर हो जाएगा या कोई और कैंसर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पर चलते हैं, वो है कि माइक्रोवेव हम लोग की ज़िंदगी में ऐसे आया है कि जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है, अब उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। अगर कि आपको खाना कुछ भी गर्म करना है, कुछ भी बनाना है, हम वैसे तो नॉर्मली गर्म करने के लिए ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर राइट। माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव से भी कैंसर होता है उसके, अगर हम खाने को उसमें गर्म करते हैं तो क्या साइंस है? सो बेसिकली मैं भी ऐसे ही घर से आती हूँ जो लास्ट 5 years से मेरे मदर ने खुद माइक्रोवेव यूज़ करना बंद कर दिया था। शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। ओके। सो हर चीज़ों का, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग ना, मिथ्स हम लोगों को इतनी डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं कि हम उनको सच मानने लगते हैं। हुँ। जबकि माइक्रोवेव अगेन इज माइक्रोवेव रेडिएशंस जो होती हैं, दोज आर अगेन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके, सो बेसिकली नॉन आयोनाइजिंग, एज आई टोल्ड यू, वो राइट, आपके डीएनए को हाँ। म्यूटेट ही नहीं कर सकते, तो कैंसर कहाँ से करेंगे? ओके। दूसरी बात, गरम जो टाइम ड्यूरेशन के लिए माइक्रोवेव में खाना कुक होता है वो कम होता है। वी ऑल नो 1/2 minute to 1 minute में हमारी कॉफ़ी गर्म हो जाती है। सो जब टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है किसी चीज़ की कुकिंग का, तो आप ये सोचिए न्यूट्रिशन लॉस कितना कम हो रहा है। हुँ। जो खाना आप गैस पे कुक करते हो और आधे आधे घंटे तक कढ़ाई चलाते रहते हो, उसमें हमारा न्यूट्रिशन लॉस कितना होता है। प्रोटीन डीनेचर होते हैं, विटामिन डीनेचर होते हैं, और ये बेनिफिट हमको माइक्रोवेव से मिला है, जो हमारा न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। इसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है। तीसरी चीज़, इश्यूज़ क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और जिन प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना आता है वो चीप प्लास्टिक होती है। दैट इज़ दैट दोज प्लास्टिक्स कंटेन BPA। ओके, उन प्लास्टिक में आप गर्म करते हो, दैट टू फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा ओके। देर के लिए, तो वो BPA लीचिंग होती है, थैलेट लीचिंग होती है, ये सारे इश्यूज होते हैं विच कैन बी कार्सिनोजेनिक। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है, दैट टू इन एनिमल स्टडीज़। ह्यूमन स्टडीज़ में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक, बट वाई टू डू सच थिंग जिससे राइट। हमारे पास एनिमल्स में प्रूफ है। सो फॉर दैट रीज़न हम बोलते हैं कि बाहर के जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उसमें ना करें। घर पे भी आप ग्लास कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। BPA फ्री प्लास्टिक कंटेनर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे बच्चों की फीडिंग बॉटल्स आती हैं, दोज आर BPA फ्री, बेस्ट फॉर, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट। BPA जो लीच कर जाता है। तो BPA फ्री बच्चों की प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं, बच्चों के जितने भी स्पून्स आते हैं, कंटेनर्स आते हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज़ ग्लास फॉर अ किड, तो उनके लिए जो प्लास्टिक्स आते हैं दे आर BPA फ्री। सो दीज काइंड ऑफ प्लास्टिक्स आर ऑल्सो हेल्दी, बट स्टिल वाई टू डू दोज थिंग्स। अगर आपको माइक्रोवेव में कुक ही करना है तो आप ग्लास कंटेनर्स यूज़ करिए, सेरेमिक यूज़ करिए, यू कैन डू दैट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि कई बार देखते हैं कि सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं, अब मना कर दिया है। अब लोगों ने क्या किया है कि अब रैप करते हैं सिल्वर फॉइल को छोड़ के, रोटी को बटर किसी बटर पेपर या पेपर या फिर फिर, नॉर्मल पेपर में करते राइट। हैं। पहले तो एक ज़माना था कि जब पेपर में कर दिया करते थे तो न्यूज़ छप जाती थी रोटी के ऊपर। तो यस, वो ट्रू। सिल्वर फॉइल के बारे में समझना चाहते हैं कि क्या इससे कोई नुकसान है? सिल्वर फॉइल बेसिकली एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं। सिल्वर फॉइल्स तो हम बस एल्यूमिनियम बोलते हैं फॉइल, उनको, राइट। एल्यूमिनियम फॉइल्स होती हैं। ये भी सोशल मीडिया मिथ ही है कि एल्यूमिनियम से कैंसर होता है। पहली बात तो एल्यूमिनियम से कोई कैंसर नहीं होता है, ऐसा ओके। कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास जो प्रूव करे एल्यूमिनियम से कैंसर होता है। हम्म। इशू क्या है? एल्यूमिनियम क्या करता है कि वैसे भी हम जो डाइट लेते हैं एल्यूमिनियम
उसमें कुछ कुछ परसेंटेज में, माइक्रो परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। आप जो पानी पीते हो, आप जो टी लीव्स में या इन सब चीज़ों में एल्यूमिनियम होता है, और एक सर्टेन लिमिट ऑफ एल्यूमिनियम आपकी बॉडी लेती भी है और एक्सक्रीट भी कर देती ओके। है ना। तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता आपकी हमारी बॉडी बॉडी में। को ज़रूरत होती है क्या इसकी? ज़रूरत तो माइक्रो अमाउंट्स में तो मेटल्स आपकी बॉडी में जा ही रहे हैं ना किसी ओके। फॉर्म में, मिनरल्स तो जा ही रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एल्यूमिनियम के साथ दिक्कत ये है, जैसे हम एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स की भी बात करते हैं, तो वो अगर आपके पेट में जा भी रहा है तो वो एक्सक्रीट भी हो जा रहा है। ओके। प्रॉब्लम होती है किडनी पेशेंट्स में, जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, एक्यूट किडनी डिजीज़ होती है, उनकी बॉडी एल्यूमिनियम को नहीं एक्सक्रीट कर पाती है, तो एल्यूमिनियम देन स्टार्ट्स गेटिंग डिपॉजिटेड इन योर बॉडी। सो दैट वेज एल्यूमिनियम कंटेनर्स, एल्यूमिनियम ओल्ड एल्यूमिनियम कंटेनर्स इन दैट वे आर हार्मफुल। ओके, जो पुराने, जिनको 10 साल से आप घिस रहे हो, जिनमें बहुत सारी लाइनिंग्स हो गई हैं, तो वो लाइनिंग से एल्यूमिनियम लीच करके निकल सकता है। और स्पेशली तब जब आप एसिडिक फूड बना रहे हो, आप उसमें खूब सारा नमक डाल रहे हो, एक घंटे तक पकाए जा रहे हो। हम बोलते हैं ना हमारे घर में, अरे और पका और पका, वो नहीं करना होता है, उससे न्यूट्रिशन लॉस होता है, देन एल्यूमिनियम लीचिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर नया कंटेनर है, सिर्फ दाल और राइस बनाना है आपको, नॉन एसिडिक एनवायरनमेंट है, नमक नहीं डाल रहे हो, देन यू कैन आराम से यू कैन यूज एल्यूमिनियम। Aluminum can damage your organs, but it does not lead to cancer. There's no evidence of causing cancer. तो एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करने से भी एज सच कोई नुकसान नहीं है। पकाने में नुकसान है कि आप उसमें खाना पका रहे हो, लिक्विड मीडियम को कुक कर रहे हो, एसिडिक मीडियम को कुक कर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके। तो एक चीज़ और देखी हमने कि आजकल एक तो गाड़ियों में पानी की बॉटल्स लेकर लोग चलते हैं। पानी ज़रूरी है, अपने पास रखना चाहिए, लेकिन वो किस जगह आप कैरी कर रहे हो, किस बॉटल में कैरी कर रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आजकल गर्मी आने वाली है, गर्मी के दिन में क्या होता है कि आपने पानी भरा, बोतल को अपनी गाड़ी में रख दिया, गाड़ी पूरी हीट हो रही है, और उसके बाद वही पानी में जाके आपने पी लिया। तो ऐसा पानी पीने से क्या कुछ नुकसान? सो अगेन द सेम थिंग, जो प्लास्टिक, चीप प्लास्टिक होता है, वो आपको यूज़ नहीं करना है, राइट? चीप प्लास्टिक आपको यूज़ नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया था, BPA फ्री प्लास्टिक यूज़ करना है, आजकल तो अवेलेबल है। देन अगर पानी बहुत देर तक प्लास्टिक बॉटल में गाड़ी में पड़ा हुआ है, देन देर आर चांसेस ऑफ लीचिंग ऑफ दीज मटीरियल्स लाइक BPA। सो ट्राई टू अवॉइड इट। आप स्टील बॉटल्स कैरी करिए, ग्लास बॉटल्स कैरी करिए। कैंसर का एविडेंस इसमें अभी तक ह्यूमंस में नहीं है, BPA से या इन सारे केमिकल्स से जो लीच कर जाते हैं, ह्यूमंस में एविडेंस नहीं है। इट इज़ स्टिल अंडर रिसर्च, अभी तक प्रूवन नहीं है। बट येस, अवॉइड यूजिंग चीप प्लास्टिक। BPA फ्री प्लास्टिक यू कैन यूज़। अच्छा, रेडिएशन की बात हो रही थी, तो अभी बहुत सारे, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी रिलेटिव होते हैं, तो बोलते हैं कि एक्सरे नहीं कराएंगे, CT स्कैन नहीं कराएंगे, उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है। तो ये ऐसा है क्या? इसकी जो रेडिएशंस होती हैं उससे आपको वो कार्सिनोजेनिक होती हैं क्या? सो मैं आपको इसका आंसर साइंटिफिकली देती हूँ। राइट। जो डोज देखा गया है विच इज़ कार्सिनोजेनिक ऑफ दिस, नाउ टू स्टार्ट विथ, ये रेडिएशंस आयोनाइजिंग होती हैं, इट इज़ ट्रू। आयोनाइजिंग मतलब मैंने आपको डिफरेंट स्टार्टिंग में ही बताया, नॉन आयोनाइजिंग आपको DNA को डैमेज नहीं करता है, आयोनाइजिंग करता है। एक्सरेज एंड CT स्कैन्स की रेडिएशंस आयोनाइजिंग होती हैं। आयोनाइजिंग होती है, बट डोज जो हार्मफुल होता है, क्यूमुलेटिव डोज की हम बात करते हैं कि आपने अपनी इतने सालों में कितना आपको डोज एक्सपोज हुआ है, तो दैट इज़ 100 मिली स्टीवर्ट। द डोज इज 100। नहीं समझ में आया। 100 मान लो। हाँ, 100। और एक एक्सरे से जो आपको रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, दैट इज 0.1। ओके, 0.1। तो आपको कितने एक्सरे कराने पड़ेंगे? 1000 एक्सरे आप कराओगे तब जाके आपको उतना डोज एक्सपोजर होगा जिससे आपको कैंसर हो सकता है। उसके भी चांसेस हैं, हो सकता और है। वो उस एक एक्सरे में आपकी वो बीमारी पकड़ी जाने का चांस कितना ज़्यादा है, वो आप समझ रहे हो? तो मेडिसिन में हर चीज़ को हम बेनिफिट वर्सेस रिस्क से बैलेंस करते हैं। किसी चीज़ का बेनिफिट इतना ज़्यादा है और रिस्क नहीं है उतना, तो ऑब्वियसली हम बेनिफिट वाली चीज़ को चूज़ करेंगे ना। तो राइट। सिमिलरली CT स्कैन से जो एक्सपोजर, जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, दैट इज़ 8 to 10 मिली स्टीवर्ट्स। 10 मान लो तो 100 डोज चाहिए तो आपको 10 CT स्कैन कराने पड़ेंगे उतना रेडिएशन एक्सपोजर लेने के लिए। सो एक्सरेज एंड CT स्कैन्स वंस इन अ वाइल आर ओके, अगर आप किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप
किसी ने आपको एडवाइस किया है एज अ पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ चेकअप, Right. वंस इन अ ईयर इज ओके. Hmm. Okay, but nobody is exposing you to undergo at least 1000 nobody is asking you to undergo 1000 x-rays in a day जिससे आपको इतना डोज एक्सपोजर हो जाएगा, ऐसा नहीं है. राइट. एक चीज़ बहुत चल रही है आजकल, रील का ज़माना है, हर आदमी स्क्रॉल कर रहा है और उसमें कभी कभी आ जाता है कि जली हुई रोटी से कैंसर होता है. ये मेरे घर वाले भी मुझे भेजते रहते हैं कि जली हुई रोटी कभी गलती से भी मत खा लेना, इससे कैंसर हो सकता है. जली हुई रोटी तो पहली बात कोई नहीं खाता है. जली हुई रोटी होती है तो हम साइड में रख Right. लेते हैं. कड़क रोटी की बात हो रही है ना, कड़क रोटी नहीं खानी चाहिए. तो बात ये सब सोशल मीडिया से ही आया है. इट इज़ ट्रू. देखो, हम लोगों ने कार्सिनोजेंस को, जो हमारा सोसाइटी है IARC ने कार्सिनोजेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. सो क्लास 1 कार्सिनोजेंस जो होते हैं दे आर प्रूवन कार्सिनोजेंस, जैसे कि अल्कोहल, टोबैको. तो वी ऑल नो कि दे आर प्रूवन कार्सिनोजेंस, कि इनसे कैंसर Okay. होता है, स्मोकिंग करने से होता है, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, होता है कैंसर. जो क्लास 3 है उनसे नहीं होता. जो क्लास 2 कार्सिनोजेंस हैं उनमें 2 पार्ट्स हैं, 2A एंड 2B. वन इज पॉसिबली एंड वन इज प्रोबेबली. तो ये जो एक्राइलामाइड है दैट इज क्लास 2A कार्सिनोजन, मीन्स कि एनिमल्स में एविडेंस देखा गया है. सो बेसिकली एक्राइलामाइड एक ग्रुप 2A कार्सिनोजन है. 2A मीन्स कि इसका जो एविडेंस है वो एनिमल्स में है, यानी माइस में देखा गया है, और उनको भी बहुत हाई डोज में ये केमिकल दिया गया था, तब उनमें कैंसर्स देखे गए थे. सो एक्राइलामाइड, सो बेसिकली जो रोटी हम नॉर्मल खाते हैं उससे कोई इशू नहीं है. अगर रोटी जली हुई है तो उसमें एक्राइलामाइड है, और उससे कहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्राइलामाइड आपके फ्राइड फूड्स में है. जब आप स्टार्ची फूड को कुक करते हो, जैसे कि तली हुई पुड़ियाँ, तली हुई समोसे, तले हुए फ्रेंच फ्राइज, इनमें एक्राइलामाइड का कॉन्सेंट्रेशन इज़ वे बियॉन्ड देन योर डेली रोटीज़. तो Okay. पहले तो आप ये खाना बंद करो, उसके बाद फिर आप रोटी खाना बंद कर देना. तो वो एक नया कॉन्सेप्ट निकला है ना, एयर फ्रायर का निकला हुआ है. हाँ. तो अगर उसमें हम एयर फ्राई कर रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ पार्ट फ्राइज में अगर कुछ जल गया या कुछ हो गया, हाँ. तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है. सो सेम इज विद एयर फ्रायर, बल्कि एयर फ्रायर इज वे बेटर दैन योर फ्राइड फूड्स. कम से कम आप डीप फ्राई तो नहीं कर रहे हो. जो भी हीटिंग हो रही है सुपरफिशियल हीटिंग हो रही है, डीप हीटिंग थोड़ी ना हो रही है. तो जो फ्राइड फूड में एक्राइलामाइड बनता है उससे कॉन्सेंट्रेशन एयर फ्रायर से कुक्ड हुए फूड का वे लेस होता है. Okay. बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू योर फ्राइड फूड. तो अगेन आई विल से द सेम थिंग, स्टॉप ईटिंग fried food first, then air fryer is a much better alternative for people who love to eat fried food. इशू है जो आजकल लोग उठा रहे हैं वो एयर फ्रायर्स में जो PTFE की कोटिंग होती है उसके बारे में इशू उठ रहा है. उसमें भी PTFE इज़ अ वेरी हीट स्टेबल मॉलिक्यूल. वो क्या? PTFE डैमेज होता है तो 260 डिग्री के ऊपर जाके डैमेज होता है. उतने टेम्परेचर पे आप कुक नहीं करते हो. Right. तो और फिर भी अगर आपको PTFE से डर लगता है तो आप PTFE फ्री वाले एयर फ्रायर्स ले सकते हैं. बिना PTFE वाले एयर फ्रायर्स तो फिर एकदम ही सेफ हैं. ओके, ठीक है. तो ये जो नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उससे भी बोलते हैं कि इन पैन से भी होता है. नॉन स्टिक पैन्स में PTFE होता है. Okay. बात सारी PTFE पे ही आ रही जब है ज़्यादा हीट होना शुरू होंगे हाँ, तब ये इफेक्ट करना जो शुरू कर टेफ्लॉन सकता है कोटिंग्स हैं दोज आर हार्मफुल. वो भी तब जब वो स्क्रैच हो जाती है, जो चिप ऑफ होने लगता है ना. तो चिप ऑफ वाला जो अगर PTFE आपके पेट में चले जाता है तो पहली बात तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, वो वैसा का वैसा एक्सक्रीट हो जाएगा. बट इट इज़ अ कार्सिनोजन बिकॉज स्टडीज़ में देखा गया है कि ये कैंसर कराते हैं. सो अगर चिप्ड ऑफ आपका तवा है तो आप उसको नहीं यूज़ करिए, आप नॉर्मल तवे, आयरन तवा यूज़ करिए. अच्छा, किचन में सभी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 2 चीज़ होती है, एक होता है सॉल्ट, एक होता है शुगर. तो ऐसा बोला जाता है कि शुगर अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो किसी भी फॉर्म में, मिठाई के फॉर्म में या फिर नॉर्मली चाय में मीठा ज़्यादा खाते हो पीते हो, तो ये कैंसर्स को जो है बढ़ावा देता है. जो सेल्स होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक सेल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजिली ग्रो कर जाते हैं. So good news, sugar is not a carcinogen, neither class 1, neither class 2, neither class 3. Sugar has never been classified as a carcinogen. तो Carcinogen ये रील्स में जो हमको दिख रहा है रोज, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोगों को. No, sugar is not your Okay. sugar is not a carcinogen. Your habits are. ठीक है, जो लोग दिन में डेली आपको मीठा खाना है, ठीक है, डेली आप हाई कार्ब डाइट ले रहे हो, डेली आप रिफाइंड कार्ब्स की डाइट ले रहे हो, दोज आर योर कार्सिनोजेंस. ठीक है, एंड
एज अ रिजल्ट योर लाइफस्टाइल इज अ कार्सिनोजन. ठीक है, इफ़ यू इम्प्रूव ऑन ऑल दोज थिंग्स तो शुगर ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाता है. शुगर डायरेक्टली जाके कैंसर कराता है? नो, देर इज नो सच एविडेंस. ओबेसिटी कैंसर कराता है? देर इज एविडेंस टू इट. ओबेसिटी इज लिंक्ड विथ कैंसर्स जैसे कि कोलोन का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, एंडोमेट्रियम या यूट्रस का कैंसर. दीज आर नोन एज लाइफस्टाइल कैंसर्स. इनसे ये कैंसर्स आपकी लाइफस्टाइल से होते हैं. आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उनसे होते हैं. Okay. सिर्फ शुगर से कैंसर नहीं होता है. और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, हाँ. इसमें क्या होता है? सो एस्पार्टेम है, सुक्रोलोज है, सैक्रीन है, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं. एस्पार्टेम में अभी न्यूज़ आया था, इट इज़ अ ग्रुप 2 कार्सिनोजन, कि ह्यूमंस में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये कैंसर कराता है. और वो भी उसका डोज जो हम जैसे डाइट कोक में हम ले रहे हैं, डोज इज़ वेरी लेस. आपको कम से कम एक दिन में 10 से 14 डाइट कोक पीनी पड़ेगी उस हार्मफुल डोज तक पहुंचने के लिए. तो वंस इन अ वाइल अगर आप शुगर वाली कोक पी रहे हो वर्सेस आप डाइट कोक पी रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू. Okay, the dose which is harmful is way higher than what is there in diet coke. But ultimately it comes down to your lifestyle. कि अगर इंसान इतना एडिक्टेड है डाइट कोक को कि वो 10-10 डाइट कोक पी रहा है तो उसकी लाइफस्टाइल भी गड़बड़ ही होगी फिर. राइट. और अब लाइफस्टाइल को और ठीक करने के लिए तो बोला जाता है कि फास्टिंग करो. हाँ. तो फास्टिंग क्या हेल्प करता है कैंसर से बचने के लिए? फास्टिंग इन इट सेल्फ इज़ अ गुड थिंग. यस, कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव होता है. आप डाइट पे जाते हो तो ऑब्वियसली आपका वेट कंट्रोल होता है. फ्रॉम दैट एस्पेक्ट यस, फास्टिंग इज़ गुड. बट लिमिटेड फास्टिंग इज़ गुड. कि आपने वीक में एक दिन डाइट किया, आपने फास्टिंग किया, इट इज़ गुड फॉर यू. कुछ लोग वीक में 2-2 दिन भी करते हैं, इट इज़ गुड फॉर यू. बाद में जाके रात में आप खाना खा लेते हो. जो लोग 14-14 दिन का फास्ट की बात कर रहे हैं, यू कैन लैंड अप इन ICU. आप लोग डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया में चले जाओगे, डिहाइड्रेशन में चले जाओगे, किडनी फेलियर्स में चले जाओगे, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इन चीज़ों के. सो डोंट प्रमोट दीज थिंग्स. वन मील अ डे इज़ फाइन, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ फाइन, ये सारी चीज़ें ठीक हैं. बट एवरीथिंग एज आई से इन अ कंट्रोल्ड मेजर इज़ गुड फॉर यू. और कैंसर पेशेंट्स को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं फास्टिंग के लिए, प्लीज़ डोंट डू दैट. कैंसर पेशेंट्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं. उनको उनकी बॉडी को खाना चाहिए. उनमें नेचुरल वेट लॉस चल रहा है ऑलरेडी. कैंसर सेल्स की वजह से उनकी बॉडी ऑलरेडी हाई मेटाबॉलिज्म में है, दे आर ऑलरेडी लूजिंग वेट. दूसरा, उनको कीमोथेरेपीज लेनी है, उनको ट्रीटमेंट लेना है. अगर वो खाना नहीं खाएंगे, वो लोग फास्टिंग पे चले जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दोज. So please stop promoting such things. Fasting is not for cancer patients who are on active treatment at least. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी को जब फोर्सफुली आप कैंसर पेशेंट को खास करके, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ट्रॉमा झेल रहे हैं, उनकी बॉडी आप भी और मेरे जैसा बंदा right. है, वी कैन डेफिनेटली गो ऑन फास्ट. एक दिन फास्ट करो, बाकी दिन अच्छे से खाओ, हेल्दी खाओ. तो अब हम लाइफस्टाइल में अब जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं कि सुबह उठते ही हम लोग बचपन से आदत है कि चाय चाहिए. सबसे पहली चीज़ हमारे घर वालों को भी चाहिए, लेकिन अब है ग्रीन टी, ब्लू टी और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, ब्लैक कॉफ़ी या फिर इस तरह की चीज़ें. तो आपके हिसाब से कैंसर से बचने के लिए सुबह उठकर क्या पीना चाहिए? देखिए, चाय भी ख़राब चीज़ नहीं है. दिन में आप 1 कप चाय तो पी ही सकते हो, उससे कैंसर नहीं हो जाता किसी को भी. बट हाँ, साइंटिफिकली स्टडी जिन चीज़ों पे हुई है उसमें एक है ग्रीन टी, एक है कॉफ़ी. ग्रीन टी में EGCG देखा गया है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है विच इज़ स्ट्रॉन्ग. और एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, और इन्फ्लेमेशन का रोल कैंसर के साथ देखा गया है. सो दैट वेज ग्रीन टी इज़ बेनिफिशियल. अगर आप ग्रीन टी यूज़ करते हो, इट इज़ ऑफ बेनिफिट टू यू. अगेन सेम इज़ विद कॉफ़ी. कॉफ़ी इज़ द मोस्ट स्टडीड बेवरेज टिल डेट, और उसमें भी एविडेंस देखा गया है कि कुछ लिवर कैंसर्स में और कुछ टाइप के कैंसर्स में इम्प्रूवमेंट था. विद मिल्क. बट दैट डज सिर्फ आप ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रहे हो? ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रही हूँ, राइट. सो कॉफ़ी के साथ भी अभी बज़ हुआ था कि उसमें एक्राइलामाइड होता है जिससे कैंसर होता है. बट अगेन आई वुड से कि एक्राइलामाइड फिर आपके बहुत सारी चीज़ों में है. आपके फ्राइड फूड में, आप जो डेली बाहर जाके बर्गर खा रहे हो उसमें टिक्की में है, आप फिर फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हो उसमें है. वो सब बंद करो पहले. तो जिन चीज़ों का बेनिफिट ज़्यादा है उनसे रिस्क नहीं है इतना कैंसर का. तो अब मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक मैंने पॉडकास्ट किया, उसमें मैंने डर्मैट से पूछा कि भाई ये सनस्क्रीन का क्या हिसाब किताब है. तो उन्होंने बोला कि सनस्क्रीन तो आपको हमेशा ही यूज़ करना चाहिए, आप चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो. लेकिन अब फिर हमने रील देख ली, उसमें लिखा कि आया कि किसी ने बताया कि ये सनस्क्रीन लगाने से कैंसर होता है.
क्या क्वालिफिकेशन है, मैं तो जानना चाहती हूँ उस इंसान की जिसने ये बोला है सनस्क्रीन से कैंसर होता है। ऐसा दूर दूर तक कोई ऐसा दूर दूर तक कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि सनस्क्रीन से कैंसर होता है। सनस्क्रीन से कैंसर से बचाव होता है, वो यूवी रेडिएशंस को ब्लॉक करता है। सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। बच्चों को जो कि 6 महीने से ऊपर है तब से हम अलाउ कर सकते हैं सनस्क्रीन लगाने के लिए। आप घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, आप सनस्क्रीन लगाना चाहिए आपको। यूवी रेडिएशंस कैन पेनिट्रेट योर विंडोज़, और इसलिए हम घर के अंदर भी एडवाइस करते हैं। आप जहाँ वर्क प्लेस पे हो, मेरी तो एक सनस्क्रीन मेरी गाड़ी में पड़ी रहती है, एक मेरे हॉस्पिटल में मेरे लॉकर में पड़ी रहती है, मेरे बैग में रहती है, मेरे घर में तो रहती रहती है। सेम इज़ फॉर माई किड। मेरा बेटा 2 साल का है, मैं उसको घर के अंदर लगाती हूँ, स्कूल जाने से पहले लगाती हूँ, स्कूल आने के बाद लगाती हूँ, पार्क जाता है तब लगाती हूँ उसको सनस्क्रीन। आई मेक श्योर आई डू दैट। ओके। हाँ, जो अभी इश्यूज़ हैं विटामिन डी को लेकर कि सन एक्सपोजर, तो अपना सन एक्सपोजर बढ़ा दो ना। आप जाके आधा घंटा बैठो धूप में। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे। सही बात है। हाँ। तो इसमें जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसमें भी ऐसा चल रहा है कि काजल में या फिर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं इसमें, ऐसा कुछ है किसी ब्यूटी? काजल इज़ कम्प्लीटली सेफ। काजल हम बच्चों में लगाने को मना करते हैं, उसके रीज़न्स अलग होते हैं कि छोटे बच्चे को आप काजल लगा रहे हो तो आप इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो बच्चों की को छोटे बच्चे होते हैं, दे आर एलर्जिक टू स्मॉल थिंग्स, उधर इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा बच्चे को। तो हम बच्चों में मना करते हैं। हम लोग कभी भी अडल्ट्स में काजल लगाने को मना नहीं किया है। उससे कैंसर नहीं होता है, दैट इज़ नॉट द रीज़न। द ओनली रीज़न इज़ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, जो कि हो सकता है। देन अबाउट अदर कॉस्मेटिक्स के बारे में बात इसलिए हो रही है कि उसमें एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स हैं जिनको एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स बोलते हैं, बट दे आर नॉट कार्सिनोजेनिक। टिल नाउ देयर इज़ नो एविडेंस इन ह्यूमंस कि कॉस्मेटिक्स से कैंसर होता है। स्पेशली जो अच्छे ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं जिनमें इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन्ड है। राइट। जो फ्रैग्रेंस वाले कॉस्मेटिक्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा फ्रैग्रेंस होती है, खुशबू आती है, उसमें डेफिनेटली ये थैलेट्स और पैराबेन्स होते हैं। थैलेट्स, पैराबेन्स आर एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स मतलब कि वो आपके हार्मोन्स को मिमिक करते हैं, तो हार्मोन्स की तरह काम करेंगे। तो लोगों में इनफर्टिलिटी, बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी आना, ये सारे इश्यूज देखे गए हैं। तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आप इत्र लगाओ, रोज़ वाटर लगाओ फ्रेगरेंस के लिए, और अच्छी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स लो, उनकी लिस्ट पढ़ो पीछे क्या लिखा है उसमें, थैलेट्स, पैराबेन्स, ये सब फ्री आजकल आते हैं कॉस्मेटिक्स, आप वो यूज़ करो। सो कैंसर, नो, कैंसर नहीं होता। तो ये किसी ने जो आपने बोला, ये तो हम ऑब्वियसली बात है कि सभी लोग इसको चेक करेंगे एक बार, बट ऐसा भी देखा गया कि न्यूज़ है कि डिओड्रेंट्स को डायरेक्टली स्किन के ऊपर आप अगर हाँ, सो अगेन द सेम थिंग, देयर एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स। आप स्किन के ऊपर डायरेक्टली मत लगाइए, कपड़ों के ऊपर लगा लीजिए। कोशिश करिए थैलेट और पैराबेन्स फ्री हो, और 2-3 लोगों को शौक होता है 2-3 परफ्यूम्स लगाने का, तो केमिकल कॉकटेल बनाने का, वो मत करिए। ओके, रीज़न क्या होता है उसका कि आप केमिकल ओवरलोड हो रहा है बॉडी में। केमिकल, एक डॉक्टर आई थी, उन्होंने बताया केमिकल लोचा हो जाता है। केमिकल ओवरलोड, हाँ, केमिकल लोचा। ठीक है। तो अब हम क्रीम्स की बात कर रहे हैं, तो जो इंटीमेट क्रीम्स आती हैं, वल्वा क्रीम्स आती हैं, तो इनके यूजेज से क्या कैंसर हो सकता है? कैंसर नहीं होता है इनके यूसेज से। प्रॉब्लम जो मैंने उठाई थी वो ये है कि ओवर द काउंटर आप वल्वल क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए आपको। रीज़न बीइंग कि वल्वा में आपके क्या इशू हो रहा है, आपको क्यों इचिंग हो रही है, क्यों ड्राइनेस हो रही है, उसके रीजंस होते हैं। कई कंडीशंस होती है मेडिकल जिनमें ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, तो आप पहले जाके डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और जो क्रीम आपको डॉक्टर एडवाइस कराए आप वो यूज़ करो। ओवर द काउंटर जो अभी मार्केट हो रही हैं क्रीम्स, वो आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए खुद से। इट कैन एग्रेवेट योर कंडीशन। आपको जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप वो क्रीम यूज़ कर रहे हो, वो आपको एग्रेवेट कर सकता है। और डेली भी जो वल्वल क्रीम है वो रिकमेंडेड नहीं है डेली कोई वल्वा में आपको क्रीम लगाना, बिकॉज वल्वा आपको सेल्फ नेचुरली आप ल्यूकवार्म वाटर से, सोप वाटर से आप क्लीन कर सकते हो, वंस इन अ वाइल सोप वाटर से, और वैसे रेगुलरली ल्यूकवार्म वाटर से। अदरवाइज उस पर आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू आर मेडिकली इंडिकेटेड। अब कपड़ों पे आते हैं, थोड़ा कपड़ों को लेकर के बहुत बार बात होती है कि टाइट कपड़े पहनने से, टाइट जीन्स पहनने से, इससे भी इफ़ेक्ट होते हैं। ख़ास करके लड़कियों को जो है प्रॉब्लम होती है कि अगर वो टाइट कपड़े पहन रही हैं तो उससे कैंसर हो सकता है। ये बज़ आया है पेटीकोट कैंसर से। ये क्या होता है?
पेटीकोट मतलब कुछ फीमेल्स बहुत सालों तक पेटीकोट जो साड़ी के नीचे पेटीकोट ओके। पहना जाता है, पेटीकोट का नाड़ा जब आप बहुत टाइट बांधते हो तो वो आपके कमर पे इट कॉजेज अल्सर्स लगातार रेगुलरली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी भी चीज़ को बहुत टाइम तक वहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पे अल्सर क्रिएट हो रहा है, और फिर कुछ केस रिपोर्ट्स आई हमारे पास कि पेटीकोट के नाड़े वाली जगह पे कैंसर डेवलप हुआ है, विच इज़ रिपोर्टेड। ओके। तो टाइट कपड़ों से कैंसर नहीं होता है, इट इज़ अबाउट जो क्रॉनिक फ्रिक्शन हो रहा है उस जगह पे बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक जैसे नाड़ा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी एक ही वेस्ट लाइन है, उस पर अगर अल्सर बनना शुरू हो गया, घाव बनना शुरू हो गया जो कि भर नहीं रहा है, विच इज़ नॉट हीलिंग, तो उस जगह पे आप थोड़ा केयर करें या डॉक्टर से जाके मिले, so that ulcer should heal because there are chronic inflammation and chronic ulcers have been seen to lead to cancer। जैसे कि बर्न का स्कार होता है, ये भी प्रूवन है कि बर्न के स्कार में कैंसर डेवलप होता है अल्टीमेटली। जो लॉन्ग पीरियड से आपको स्कार्स हो रहे हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही है बार बार, दे कैन लीड टू कैंसर्स विच आर नॉट हीलिंग। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी dealt with and you should go and meet a surgeon or a plastic surgeon for these things। तो मैं इससे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि शायद समझ में आ रहा है मुझे जो आपने अभी बात बताया। तो जो एक सवाल था कि अंडरवायर ब्रा पहनने से भी कैंसर होता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ इसी से रिलेटेड है क्या कि स्कार हो जाता है, उसकी वजह से इसको मना करते हैं? स्कार अगर हो रहा है तो मत पहनो, बट स्कार नहीं हो रहा है तो उससे कैंसर नहीं मतलब होगा। ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि इस टाइप नहीं, ऑफ ब्रा को पहनने नहीं, से कुछ हो बिल्कुल भी सकता नहीं, है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाटएवर यू आर वेयरिंग शुड नॉट बी दैट टाइट दैट इट इज लीडिंग टू एन अल्सर। अगर उधर आपको रेडनेस, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन चालू हो गया है तो थोड़े दिन अवॉइड कर लो, लेट इट हील। इफ इट इज कॉजिंग अ क्रॉनिक अल्सर विच इज नॉट हीलिंग एंड विच इज ब्लीडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद हो जाएगा, 10-10 साल के बाद होता है ये। बचपन में किसी को बर्न हुआ है, बड़े होके हमारे पास 30-40 साल में आता है वो कि अब यहाँ पे एक छोटा सा घाव बनना शुरू हो गया है जो कि कैंसर प्रूव होता है। सो दैट इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उस वूंड पे बने जा रहा है, इन्फ्लेमेशन बने जा रहा है, अल्टीमेटली सेल्स ब्रेक होके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है ना कि आपको ये दिखाई दे ऐसा कुछ, क्योंकि कैंसर तो अंदर भी डेवलप हो ही रहा है आपको, क्योंकि अगर ये तो एक नहीं, पार्ट हो गया। अल्सर या घाव का कैंसर तो आपको सुपरफिशियल वो आंखों तो से दिख ही जाएगा। जो घाव भर ही नहीं रहा वो तो आपको दिख ही जाएगा ना, आपको पता ही चल जाएगा। अंदर, उससे अंदर पेट का कैंसर नहीं बन जाएगा। राइट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट स्किन से सुपरफिशियल रिलेटेड। एरिया, स्किन का कैंसर ही बनेगा। बर्न वाले एरिया में या ट्रॉमा या वूंड वाले एरिया में ही कैंसर बनेगा। ओके। तो यस। अच्छा, अभी मैं जो बात कर रहा था उसमें मैंने टाइप ऑफ ब्रा को लेकर के जो मिथ्स हैं उसको क्लियर किया आपने यहाँ पर। तो अच्छा, बहुत सारे बार देखा गया है कि आपको सेल्फ डिटेक्ट करना चाहिए कि आपकी कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे जो हमारे फीमेल ऑडियंस हैं उनको उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल। तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ करते रहना चाहिए इसको सेफ्टी को लेकर के? फीमेल्स को बेसिकली जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको हर साल एक मैमोग्राफी करवाना है। दूसरी चीज़, मैमोग्राफी से रेडिएशन एक्सपोजर बहुत लो है। इट इज़ हार्डली 0.4 मिली स्टीवर्ट्स, और जो रेडिएशन मैंने आपको बताया था वो 100 मिली स्टीवर्ट्स राइट। आपको चाहिए। तो इट इज़ वेरी लेस। साल में एक मैमोग्राफी आपको रेडिएशन से एक्सपोज नहीं करेगा। दिस इज़ अनदर मिथ दैट इज़ ओके। गोइंग अराउंड। सो 40 साल से ऊपर की महिलाओं को मैमोग्राफी कराना है, और 20 से 40 साल की जो बच्चियां हैं दे कैन स्टार्ट एग्जामिनिंग देयर ब्रेस्ट ऑन देयर ओन। साल में महीने में एक बार आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना है पीरियड्स खत्म होने के 5 से 7 दिन के बाद, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है आप जाके डॉक्टर से मिले। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हैं वो साल में एक बार वैसे भी डॉक्टर से जाके अपना एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ओके। ओके। देन पैप स्मीयर। ये सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमेशा फ्लैट ऑफ हैंड से करना है। You don't, this is your breast, you don't have to palpate like this. ओके। You have to feel with the flat of your hands, क्योंकि आप ऐसे palpate करोगे तो नॉर्मल ब्रेस्ट के ग्लैंड्स आपको फील होंगे जो कि लंप जैसे लगते हैं। आपको फ्लैट ऑफ हैंड से फील करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ नीचे एक गांठ है। ऑलवेज एग्जामिन विद द फ्लैट ऑफ हैंड एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि आप कोई भी एक एरिया को मिस नहीं करो। रैंडमली पैल्पेट नहीं करना घड़ी की सुई की तरह, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। देन बिहाइंड द निपल फील करना नहीं भूले। दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली मिस्ड एरिया कि हम निपल के पीछे फील नहीं करते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, निपल को प्रेस करके देखना है कि उसमें से कोई ब्लडी डिस्चार्ज, ग्रीनिश डिस्चार्ज या पानी जैसा डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है।
ओके। So these और things are there. मैंने किसी और भी डॉक्टर से बात किया था तो उन्होंने बोला था कि आर्मपिट में भी चेक करना चाहिए। यस यस, आर्मपिट में कई बार गांठ ब्रेस्ट में नहीं पकड़ी जाती और आर्म में गांठ बनने लगती है, बट दैट इज वेरी कॉमनली मिस्ड बाय पेशेंट्स एंड राइट। दे आर नॉट एलिजिबल इनफ टू एग्जामिन दैट, सो दे कैन मिस दैट, बट हाँ, इफ यू कैन examine your armpit also like this you have to go deep in your armpit and you have to examine like this. ओके। If you can do it, very nice. If you cannot, साल में एक बार जाके क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा लो। उसका एफिशिएंसी उसका 68% तक देखा गया है, मतलब 100 में से 68 महिलाओं को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कैंसर है, सिर्फ एक साल में एक बार जाके डॉक्टर को दिखाने से। तो इस जो डॉक्टर को जाके दिखाते हैं जो साल में एक बार में, उसमें क्या प्रोसेस होता है? क्या मैमोग्राफी भी उसमें होती है? नहीं, मैमोग्राफी हम वो 40 अलग साल चीज़ के है। बाद ही बोलते हैं, उससे ओके। पहले मैमोग्राफी कराने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नुकसान है कोई, हम्म। बट फायदा नहीं है क्योंकि ब्रेस्ट डेंस होते हैं, मैमोग्राफी रीड नहीं कर पाता ओके। ब्रेस्ट को, तो इसलिए हम मना करते तो हैं। अगर जब हमको कुछ डाउट होगा या निपल से आपको डिस्चार्ज हो रहा है या गांठ फील हो रही है, हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देते हैं उन पेशेंट्स को। ओके ठीक है, तो हम्म। आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो वो भी सिर्फ आपको ऐसे ही एग्जामिन करेंगे मेरे ख्याल एग्जामिन से। करेंगे, कुछ डाउट होगा तो एडवाइस कर देंगे। और ये ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी हो सकता है? बिल्कुल, इट इज़ रेयर बट इट इज़, इंसिडेंस इज़ 1% मेल्स में, और सिमिलर सिम्टम्स हैं मेल्स में। ब्रेस्ट में गांठ ही, मेल्स को जब गांठ होती है वो लोग बल्कि नहीं बताते हैं, और मेल के क्योंकि ब्रेस्ट छोटे हैं, फैट नहीं है आसपास, तो जब वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो वो थोड़ा एडवांस स्टेज में जाके प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द इशू। तो ये मेल को भी अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मेल्स को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। द थिंग इज़, मेल्स में मैमोग्राफी करना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके फैटी ब्रेस्ट है मेल्स में तो मैमोग्राफी फिर भी शायद करा लें, बट कई मेल्स में तो आप मैमोग्राफी कर नहीं सकते क्योंकि ब्रेस्ट को 2 प्लेट्स के बीच में रखना होता है, ओके। इस तरह से। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन मेल्स, बट येस, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मेल्स में करना चाहिए, ओके। अब स्पेशली आपकी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, अच्छा। आपकी ओके। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में फैमिली हिस्ट्री है, तो मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर उनमें इंसिडेंस है। ओके। ये हम हमने देखा। स्क्रीनिंग की बात करें थे, वो खत्म नहीं हुई है। हाँ प्लीज बताइए। हाँ, स्क्रीनिंग में पैप स्मीयर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पैप स्मीयर में फीमेल्स हु आर अबव 21 ईयर्स उनको पैप स्मीयर कराना चाहिए विद एचपीवी टेस्टिंग, हर 3 साल पे कराना चाहिए। अगर एचपीवी करा रहे हैं तो हर 5 साल में कराना चाहिए। ओके। ओके, देन मेल्स हु आर अबव 50 उनमें सीरम पीएसए का रोल है। पीएसए इज अ मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर। देन जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनमें लो डोज सीटी स्कैन का रोल है। ओके, सो अगर जो जिनमें मोर देन 20 पैक पर ईयर का सिगरेट स्मोकिंग का हिस्ट्री है, उनमें लो डोज सीटी स्कैन का रोल है। गो एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर। थोड़ा और डराते हैं इन लोगों को, हाँ हाँ क्योंकि डराना चाहिए इन लोगों को। तो ये जो स्मोकर्स हैं या फिर टोबैको कंज्यूम करते हैं, कितने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इनको कैंसर हो सकता है, और इनको क्या करना चाहिए इसको छोड़ने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्मोकिंग, tobacco, as I said, it is a group 1 carcinogen. Group 1 मतलब कि we have ample of evidence, humans में तो evidence है ही है हमारे पास। पैकेट पे भी लिखा पैकेट है। पे भी लिखा है, हम्म। दोनों के, स्मोकिंग के भी और टोबैको के भी, तंबाकू के भी। ठीक है, दूसरी चीज़, जो लोग वेपिंग पे आ जाते हैं छोड़ने के लिए, वेपिंग इज़ इक्वली हार्मफुल। ओके, कैंसर का इंसिडेंस लोग कहते हैं कम है, लेकिन बाकी सीओपीडी करने का और लंग डैमेज करने का उससे भी अच्छा खासा इंसिडेंस है। सो वेपिंग इज़ इक्वली हार्मफुल, ई सिगरेट्स, वेपिंग, ऑल ऑफ देम आर हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, तो अगर आपको छोड़ना ही है तो टोबैको सिजेशन स्पेशलिस्ट भी हैं आजकल, नहीं तो फिर आप सिंपली डॉक्टर्स के पास जाके टोबैको, निकोटीन च्युइंगम्स आ गई हैं आजकल, निकोटीन पैचेस अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि निकोटीन इज़ द एडिक्टिव पार्ट। अगर आपको एडिक्शन है, एडिक्शन को कम करने के लिए आप उसको सब्सटीट्यूट कर लो च्युइंगम से या फिर पैच से। ठीक है, स्टार्ट हम करते हैं कि हम लोगों को दिखाना होता है दैट वी कैन स्मोक। ओके, स्टाइल। या वी स्टार्ट इट टू फील इट, बट अल्टीमेटली एडिक्शन हो जाता है निकोटीन की वजह से। देन यू आर नॉट एबल टू लीव इट, बिकॉज जो फील गुड होता है वो निकोटीन की वजह से होता है। दैट कैन बी, दैट फील गुड यू कैन गेट विद दोज निकोटीन च्युइंगम्स, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है सिगरेट लेने की, उस हिसाब से डोजेज आते हैं च्युइंगम के। और सेम इज़ विद निकोटीन पैचेस, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके यू कैन ईजिली स्टॉप स्मोकिंग। ओके ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्मोकर्स हैं वो लोग स्मोकिंग छोड़ दें। एंड इट इज़ अ ग्रुप 1 कार्सिनोजन। राइट।
ये तो सामने हम लोगों को पहले हम्म, से ही पता हुआ है, हम्म, लिख देते हैं पैकेट के ऊपर, लेकिन उसके ऑल्सो बाद भी फिर भी ऑल्सो जब आप पार्टी करते हो सो हम्म, अल्कोहल से 3 टाइम्स रिस्क होता है कैंसर का, स्मोकिंग से 7 टाइम्स रिस्क होता है। जब आप दोनों चीज़ें साथ में करते हो, तो दिस रिस्क आई बढ़ टेल जाता टू है। एवरीवन, जब आप दोनों साथ में करते हो तो इट इज़ नॉट 7 + 3, इट बिकम 7 × 3, द इफेक्टिव मल्टीप्लिकेट। तो दोनों चीज़ें साथ में ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टमक कैंसर को लेकर बात करते हैं, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल हम्म, इंटेस्टाइन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम्म, आपका ही मैंने एक रील देखा था, उसमें हम्म, बोला कि स्मेली फार्ट से क्या ऐसा लगता है कि क्या ये कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, फार्टिंग इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमिनन। बल्कि आप फार्ट कर रहे हो तो इट इज़ अ गुड थिंग। हुँ, मैं अपने पेशेंट को डिस्चार्ज करती हूँ तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आस्क आवर पेशेंट इज़ कि गैस पास हुई कि नहीं हुई, हुँ, एंड वी आर ऑल हैप्पी कि पेशेंट ने गैस पास किया है। सेम इज़ विद अ बच्चा, विद अ हुँ, स्मॉल किड। राइट। अगर दिन में एक बार स्टूल पास कर रहा है, गैस पास कर रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग कि आपका गट अच्छे से काम कर रहा है। कुछ लोगों की फाट ज़्यादा स्मेली होती है, कुछ लोगों की कम होती है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस टू इट। आप हाई प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो, आप सल्फर कंटेनिंग फूड्स खा रहे हो, तो फाट कैन बी स्मेली। और आप हाई फैटी फूड खा रहे हो, आपके गट में माइक्रोबायोम्स कम हैं, आप प्रोबायोटिक्स लो, दही लो, नेचुरल प्रोबायोटिक्स लो, छाछ लो, सो ऑल दीज थिंग्स विल इम्प्रूव। सो इट इज़ कम्प्लीटली अ नॉर्मल फिनोमिनन, उससे टेंशन नहीं लेना है, बल्कि फार्ट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। बी हैप्पी दैट योर पार्टनर इज़ फार्टिंग। या अच्छा, अब हम लोग अब अपने एंड की पॉडकास्ट के एंड की तरफ हैं, तो सब वन मोर हाँ, थिंग आई वांट बिल्कुल। टू पॉइंट आउट। श्योर, श्योर। अगर आपको उल्टा, आपको अगर फाट नहीं हो रहा है, अगर फाट के साथ आपको लूज टूल्स हैं, अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर आपको ब्लड पास हो रहा है स्टूल में, ये सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आपको है, देन इट इज़ एन इशू। अदरवाइज नॉर्मल फार्टिंग अप टू 10 टाइम्स अ डे, कंप्लीटली नॉर्मल। अच्छा, अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब हम भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो एंड में वो पूछना भूल जाते हैं कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। हाँ, तो अब मैं आपसे बस जाते-जाते ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैंसर से बचने के लिए कौन से फूड हमें खाने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए? सो ईट हेल्दी ऑन अ डेली बेसिस। हेल्दी से मेरा मतलब होता है मॉडरेशन। हर चीज़ का मॉडरेशन करो। Obviously you have to consume high protein foods. Okay, if you are a non-vegetarian, avoid if you are a non-vegetarian, avoid processed meat and red meat. They are proven carcinogens. Processed meat is a sausage जो हम बोलते हैं, that is a proven group 1 carcinogen. और जो रेड मीट होता है, बीफ पॉक, दैट इज़ अ ग्रुप 2 कार्सिनोजन। तो अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसको अगर देन रेट करना हो रेड मीट को, अगर तो कैसे रेट कर सकते हैं इसको कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल है? See, I will not rate, हुँ, but once in a while is okay, but try to avoid these things on a regular basis, नहीं खाना चाहिए। Okay, other kinds of meats are okay, fish आप खा सकते हो, rest all is fine, but these are proven, there are studies that have been done. Then increase your fiber intake. फाइबर इंटेक इंक्रीज करने से कोलोन कैंसर का रिस्क कम देखा गया है। सो वन इज इंक्रीज फाइबर इंटेक, टेक कंज्यूम टू एटलीस्ट 2 to 3 liters of water per day, that is good for you. Reduce fatty food, reduce fried food. फ्राइड फूड कम करना है, एज वी टॉक्ड अबाउट कि एक्राइलामाइड एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो पहले आप फ्राइड फूड, समोसा, कचौड़ी, पकोड़ा ये कम करिए, फिर आप रोटी और एयर फ्रायर की बात करिएगा। ठीक है। हुँ। सो या आई थिंक दीज आर द थिंग्स। यस। ठीक है डॉक्टर वर्तिका, वैसे तो सवाल बहुत सारे हाँ। हैं और टाइम भी है मेरे ख्याल से अब यहाँ पर हम लोग को इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम लोग और आगे बढ़ें। फिर कभी किसी और पॉडकास्ट में श्योर। मुलाकात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल होंगे जो आपके भी होंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उनसे पूछना चाहते हैं डॉक्टर वर्तिका, आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो सवाल शाउट आउट टू माय चैनल प्लीज। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपके कोई सवाल हो, आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे डॉक्टर वर्ती के नाम से आप अवेलेबल हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो और कमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो। और साथ में अगर आप डॉक्टर वर्तिका से एक बार फिर से मिलना चाहते हो तो मुझे बताना, मैं फिर से कॉल करूँगा, फिर से आपको बुला लूँगा। श्योर। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्तिका फॉर योर थैंक यू फॉर टाइम। हैविंग मी, आई हैड अ ग्रेट टाइम। सेम हियर। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले पॉडकास्ट में, और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए।